Welcome to Small Big Wins, a podcast that curates stories of folks who use their courage, caliber, and conviction to transform people's lives. They always look beyond personal gains and strive for the greater good. Their stories often begin with a dream as their only means. Folks who allow the soft lights of their hearts to be their guide, even when circumstances threaten to harden them. Folks who start small but win big. Hi, I'm Harshvardhan Jaju. Let's begin. तो ऐसा लगता है आपकी पूरी कहानी देख के कि हर वक्त एक इंटरनल जिज्ञासा, कॉन्फिडेंस आपको हरदम श्रेय पथ की तरफ ले जाता रहा। और इतने अलग अलग तजुर्बे, आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो इस तरह से कि द्रोणा में मेंशन हुआ, फार्मर्स आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, बायो और फिजिक्स की एक अलग प्रकार की रुचि, अपने लोग सीनियर्स के लिए थीसिस लिखना और सेकेंड ईयर में फोर्थ ईयर तक पढ़ लेना, 3 इयर्स की बैक पैकिंग, बैम्बू के साथ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक प्रकार से अगर मैं इसको थोड़ा सा शास्त्रों वाला आउटलुक दूं तो मैं बोलूं कि एक राम रस हरदम बरस रहा था आप पे और अभी भी बरस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये है। और ये शास्त्रों की जब आपने बात की तो ये वही टाइम था जब मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के दौरान जब मैं इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स जो आज भी अपने उसमें नहीं है, आज भी इन प्रोजेक्ट्स को मिलिट्री और वो यूज कर दिए, तो आई वाज वर्किंग ऑन दोस स्किल्स। तो उस दौरान जब मेरे को वो पूरा मिला ही नहीं कि यार मैं लेजर कम्युनिकेशन बना रहा हूँ, इंडिया में वो नहीं बना ही नहीं था। एंड मैंने उनको वो दिखाया उस समय। आज से ये बात है 2000, मैं कॉलेज में था, 2013 की 13 समथिंग की बात है। तो उस दौरान आई वॉज प्लेइंग अ म्यूजिक एक क्लासरूम के अंदर। वहां से मैं बिल्कुल सस्ती वाली जो लेजर लाइट होती है, लाल वाली लेजर लाइट, उससे दूसरे क्लासरूम के अंदर म्यूजिक बजा रहा था। इफ आई वुड हैव यूज्ड ग्रीन लेजर, आई कुड हैव ट्रांसफर्ड दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। एंड दीज वर द काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट जो कोई नहीं कर रहा था। तो जब मेरे को उसमें इतना वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो और ये मेरा जो डिप्रेशन फेस था उस समय, कॉलेज से जो मेरा मन उठा, उस समय मैंने सारी किताबें पढ़ डाली। मैंने वेद पढ़ डाले, मैंने गीता पढ़ डाली, स्वामी विवेकानंद के जो 7 वॉल्यूम है राजयोग के, और वो पूरा के पूरा विवेकानंद साहित्य, वो मैंने पूरा पढ़ डाला। हाँ, तो ये सारी चीजें भी मैं बहुत मतलब मैं पढ़ चुका था ऑलमोस्ट। मतलब जितनी ये जो होती है, कुछ एक जो एंशियंट अलग लिटरेचर्स है, भगवत पुराण या कंब रामायण जो तमिल के अंदर रामायण लिखी गई है, वेदों के जो अलग अलग ट्रांसलेशंस है ऋग्वेद के, और इन सब के जो स्वामी, जो इस्कॉन वाला जो ग्रुप है, स्वामी प्रभुपाद, इनके कुछ ट्रांसलेशंस है, और अलग अलग गायत्री परिवार के अलग ट्रांसलेशंस है। तो उन सबको भी मैं पढ़ता था। एक भक्ति वेदांत करके एक पूरा के पूरा अलग फिलोसॉफिकल चलता है, तो उनकी कुछ किताबें मैं पढ़ चुका था। निसर्ग दत्त महाराज की आई एम दैट करके एक किताब है, उस समय बड़ी वो टफ लगती थी। वो एक पेज पढ़ता था और मुझे लगता था कि मैंने ना 10 दिन का खाना खा लिया। मतलब ये क्या हो गया, कि ऐसा लगता था किसी ने वो उसका तो एक लाइन, ये कबीर इनफैक्ट उस समय जब मैं पढ़ता था तो मेरे को ऐसा लगता था यार किसी ने कपड़े उतार दिए, मतलब बस आई एम जस्ट लाइक दैट, आई एम स्टैंडिंग लाइक दैट, किसी ने सब हटा लिया है मेरे उससे। मतलब वो सारी जो फिलॉसफी और वो सब बकवास जो आपके मन में जो जजमेंट्स और ये सारी भरे होते हैं ना, वो सब के सब 1 मिनट में उतर जाते थे। तो ये जब मैं पढ़ता था, और साथ में जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, तब मतलब मुझे समझ आया था कि यार भैया ये तो मामला अलग है। उस समय फिजिक्स के अंदर मैं स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहा था, जो एम थ्योरी पढ़ रहा था, तो जो अभी क्वांटम और उसके ऊपर जो जाती है, और ये वाइब्रेशनल थ्योरी के ऊपर फिर मैंने लाउत्जे को पढ़ा। फिर मैंने थोड़ा सा गुरजाइफ, जो वो रशियन वो हैं ऑथर, आउस्पेंस्की ने जो उनके बारे में लिखी है किताबें, वो मैंने कुछ किताबें पढ़ी। तो ये सारा
भी चल रहा था एट अ स्पिरिचुअल लेवल। उसको स्पिरिचुअल नहीं कहूंगा, मतलब वो मेरे लिए तो इट वाज सब मिक्स। बाद में जाके आप पीछे देखते हो कि अच्छा ये स्पिरिचुअल था, ये फिजिकल था, ये वो सारी चीजें थी, पर ये सब चल सब कुछ साथ में ही रहा था। तो उस समय गीता भी बड़ी सेंस में मतलब बनाती थी लाइफ को उसको लेके, और उस पेंस की भी बड़ी सही बातें बोलता था, और लाउत्जे भी बड़ी सही बातें बोलता था। तो ये सारी चीजों का मिक्स भी था, ये साथ में पैरेलली चल रहा था मेरे इंजीनियरिंग के दौरान। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो चैप्टर 13 है गीता जी का, तो उसमें कृष्ण वैल्यूज एनलिस्ट करते हैं कि व्हाट आर द 20 एनलाइटेंड वैल्यूज व्हिच वन नीड्स आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, सेल्फ नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और वो एक्चुअली आत्मज्ञान के लिए नहीं, बट फॉर लीडिंग अ गुड क्लियर लाइफ एंड अ डीपर लाइफ, आई वुड से। तो पहली वैल्यू उसमें बोलते हैं अमानित्व। और आपने बात करी मान और अपमान के बारे में, और विद द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव डेल्व्ड इनटू एंड डन, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, इतना मान हो जाता है, एग्जैजुरेटेड सेल्फ ओपिनियन हो जाता है अपने बारे में। और कृष्णा कहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये मान, ये मानित्वम, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, टू कीप यू अवे फ्रॉम द रियल एब्सोल्यूट नॉलेज। उस बात के लिए ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अमानित्वम का मुझे बड़ी प्रेरणा हो रही है कि वो मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो पढ़ा था, और जैसे आपके जीवन में वो ए फॉरेस्ट का एड आ गया, और जैसे आपके लिए लिखा हुआ था, तो मैंने पढ़ा और आप ही पॉडकास्ट के लिए लिखे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे अब ये पूछना है आपसे कि जीवन में ये सारे अलग अलग काम करे और बड़े स्पॉन्टेनियसली ये होते गए, आपके सामने आते गए, और आपकी जिज्ञासा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। बट आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जीवन में, डिड यू एवर गेट वरीड कि मेरा क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा आगे जाके, विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट मेक इट, एम आई गोइंग टू सर्वाइव, विल आई गेट अप ऑन माई ओन फीट और नॉट, और you always had this unwavering faith in yourself or in existence for that matter कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है? हाँ, शुरुआत के अंदर ये बहुत था, स्पेशली जब मैं ये ट्रैवल करके आ रहा था, 1 या 2 साल का ट्रैवल हुआ, उसके बाद मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया, मतलब मेरे को जॉन्डिस हो गया, मेरा लीवर जो था दैट गॉट डैमेज, 70% मेरा लीवर जो था वो मतलब डैमेज हो गया था ट्रैवल और एक्सटेंसिव। उससे मैं फिर वापस घर पे आया, मैंने अपने आप को 2-3 महीने हील किया, और मुझे लगा मैं ठीक हो गया हूं, और मैं फिर से चला गया। अब बाहर आप ट्रैवल करते हो तो जो खाना है, जो पानी है, वो सब, तो मुझे जॉन्डिस रीलैप्स हो गया। रीलैप्स के बाद आई वाज लाइक अ स्केलेटन, मतलब एकदम, मतलब ऐसा ऑलमोस्ट खत्म, मेरा लीवर वैसा था, घर वाले भी बड़े परेशान। और उस समय में जरूर एक टाइम पे ऐसा मुझे लगा था कि यार ये सब जो मैंने सीखा है, अब इसके लिए मुझे कोई जॉब देगा कि नहीं देगा, या मतलब जॉब ही करनी है, ये मतलब वरी तो थी। लेकिन फिर मुझे जिस समय ये समझ आने लगा कि ये जो लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो, ये जो अपन जो बोलते हैं ना, कई बार अपने को लगता है कि मेरा क्या होगा, पर ये मुझे उस समय समझ आया कि मेरा वही होगा जो मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो इट्स इन माय हैंड ओनली कि मैं अपनी लाइफ को बना रहा हूं। तो आज मैं जो बीमार हूं या जो मैं उससे हूं, ये मेरे मन में कोई दबावा कुछ एक ऐसा था जो कि उस फॉर्म में निकल के आया है, लीवर डैमेज के फॉर्म में निकल के आया है। तो मेरे मन में कोई डर था। तो जैसे जैसे मैं ये चीजें और समझता गया, तो मुझे ये समझ आया कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करती है, हमारी बॉडी, यूनिवर्स, दुनियादारी, आसपास के लोग। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ डेस्टिनेशन लिख रखा है, या कोई भगवान जो है वो ऊपर से बैठ के सारे हिसाब लिख रहा है। तो वो मुझे लगता था कि यार ये कितना फुद्दू भगवान होगा, उसके पास कोई काम नहीं है, सबका बैठ के हिसाब लिखता रहता है कि किसने पुण्य किया और आएगा तो अब मैं तुझे सजा दूंगा, या मैं तुझे वो करूंगा। तो कर्मा के बारे में जो हम बोलते हैं कि कर्मों का फल आपको मिलेगा, तो मुझे
ये नहीं लगता, ये पाप पुण्य की जब हम बात करते हैं कि क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है, तो मुझे इतना समझ आया कि जो भी आपकी जरूरत से ज्यादा आपने लिया है या आपकी समझ उसमें नहीं है, बिना अवेयरनेस के जो भी चीज आपने की है, नॉन कॉन्शियसली चीज की है, दैट इज पाप। उससे आपके कर्म बंधते हैं। तो मान लो आपने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको मिलेगा, कि आपको कोई बुरा भला बोलेगा आने वाले सालों के अंदर आपके साथ भी ऐसा होगा या आपके पर, आपको हाथों हाथ फल मिल गया। आपने जैसे ही उसको बुरा बोला, आपके लीवर ने वो मेमोरी कैच की, वो डैमेज आपने क्रिएट कर ली अपने अंदर। तो वो जो गुस्सा है या किसी को बुरा बोलना है या किसी को चांटा लगा दिया या किसी के साथ जालसाजी की, तो उसका ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी जालसाजी होगी, ये कर्मों का फल नहीं है, ये अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको मिल गया। दैट्स अ इट्स सो इंटरट्वाइंड मैकेनिज्म। और क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ रहा था, तो पाप और पुण्य जो डुअलिटीज वाली चीज है, हीट एंड कोल्ड, तो कोल्ड जो है इट्स एब्सेंस ऑफ हीट, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी। डार्क और लाइट जो है इट्स नॉट समथिंग टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो डार्कनेस है। उसी तरीके से एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी एक्शन में जो है दैट इज पाप। और कोई भी काम, चाहे आपने किसी का खून किया हो, जैसे कृष्ण ने अर्जुन ने मारा ना, वो क्या उसको पाप मिलेगा सबको मारने के लिए? नहीं भाई, हत्या तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन ही डिड इट कॉन्शियसली, इसलिए वो पुण्य है। अगर वो नॉन कॉन्शियसली करता, अवेयरनेस के साथ नहीं करता, तो वही सेम एक्शन पाप बन जाता, उसका कर्म बनता। तो कर्म जो आपके बंधते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, उसके आपके कर्म बनते हैं और उसका फल आपको इंस्टेंटली मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई देगा या कोई ऊपर बैठा है हिसाब करने के लिए या वैसा कुछ होगा। और शायद इसीलिए ही हमारे शास्त्र इतना बड़ा रिलेशन करते हैं कि धर्म और कॉन्शियसनेस। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग तो सनातन धर्म ही कहते हैं, वो सनातन कॉन्शियसनेस ही है। एग्जैक्टली अगर आप अवेयर होके कोई भी एक्शन ले रहे हो जी, तो जब आप अवेयर होके कर रहे हो तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते ना। मतलब देयर इज नो चांस। हाँ, पर एक छोटा मतलब थोड़ा दुनियादारी वाला क्वेश्चन पे जाता हूं मैं कि you are young and entering life and कोई ऐसा पीछे बहुत बड़ा फॉर्चून नहीं है जिस पे आप डिपेंडेंट है, तो कभी किसी प्रकार का स्वार्थ कि ये मैं मेरे लिए करूं, क्योंकि ऐसा लगता है जो भी आपने किया है, मैं जो समझ रहा हूं आपसे बात करके, एक लार्जर कॉज है, जनरली स्पीकिंग एक लार्जर कॉज के लिए हुआ है वो। तो ऐसा कुछ कि ये मेरे लिए होना चाहिए, मेरी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नहीं, आई थिंक ऐसा अपीयर होता है कि इट्स फॉर लार्जर कॉज, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि ये चीज भी मुझे समझ आई कि जैसे मुझे लोग बहुत बोलते हैं, यार आप तो समाज के लिए इतना काम कर रहे हो, जंगल लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, या मुझे कोई दुनिया बचानी है, या मुझे दुनिया के लोगों को, मतलब पृथ्वी को बचाना है। बिकॉज इट्स अ टू इगोइस्टिक स्टेटमेंट फॉर पर्सन लाइक मी और अ लाइफ एंटिटी लाइक अ ब्लिंक ऑफ समथिंग टू सेव एज बिग एज समथिंग कॉल्ड प्लैनेट। प्लस दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी को एडवाइस भी देता हूँ या मैं समाज के भले की सोचता हूँ, so it's actually the disrespect of that intelligence that they are having. तो अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं तुम्हें पेड़ लगाने चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता किसी को, क्योंकि उसकी जो इंटेलिजेंस है, मेरे पास जो इंटेलिजेंस है, वो दोनों इक्वेट है। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा जान गया हूँ ज्ञान के बारे में या मैंने कुछ ज्यादा बड़ा कर लिया है। तो एडवाइजिंग समवन या किसी को बचाना या किसी के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना इज अ टू इगोइस्टिक स्टेटमेंट फॉर मी। मैं सारा अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं जंगल इसलिए नहीं लगा रहा कि दुनिया को बचाना है मुझे, या जानवरों को बचाना है, या शेर चीते और मधुमक्खियां मर जाएगी तो क्या होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ जंगल लगाने में बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ इसलिए जंगल लगाता हूँ। मुझे अपने आसपास बहुत सुंदर दुनिया देखने में मजा आता है,
इसलिए मैं जंगल लगाता हूँ, या इस तरीके के तालाब खोदता हूँ, या इस तरीके के घर बनाता हूँ। आउटकम की चिंता होती है? आउटकम की इसलिए नहीं होती क्योंकि मतलब होती तो है ही है, पर आप उस अपने आप को संभाल लेते हो। मतलब जैसे थॉट जो है वो तो ऑफ कोर्स आएगा ही, लेकिन जैसे ही आपको ये चीज समझ आती है कि यार ये आपके हाथ में ही तो है, यू आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, यू आर क्रिएटिंग द पीपल अराउंड यू। आपका जो ग्रुप है, अगर आपका आउटलुक बहुत अच्छा है या आपकी सोच उस तरीके की है, तो दुनिया में भले ही तबाही हो रही हो, दुनिया में भले ही लड़ लड़ के लोग मर रहे हो, न्यूक्लियर बम गिरा रहे हो, आपके आसपास की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत होगी, इतना मेरे को भरोसा है। तो दुनिया में भले ही लोग न्यूक्लियर बम डाल के मर जाए, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मेरे आसपास मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे आसपास जो दुनिया है उसको मैं बहुत खूबसूरत बना लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सब लोग जंगल बनाओ, सब लोग ऑर्गेनिक खाना उगाओ, जिसको नहीं उगाना है मत उगाओ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मेरी भी तो अपनी चॉइस है। जिस तरीके से हम कहते हैं, जैसे ये मुझे थोड़े टाइम बाद भी रियलाइज हुआ था, मैं चाहता था कि मेरे मम्मी पापा जाके फार्म पे रहे। क्यों? और मैं वो नहीं रहना चाहते थे, उनको डर लगता था, तो मैं बड़ा गुस्सा होता था, देखो तुम क्या अपने लाइफ के साथ कर रहे हो, क्या जीवन जी रहे हो, अपना बर्बाद कर लोगे। या दिल्ली में जो रहते थे, मैं उन पे गुस्सा होता था कि यार तुम क्या दिल्ली में रह रहे हो, ये वो कर रहे हो, अपना मर जाओगे, देखो ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मुझे समझ आया कि जिस तरीके से मुझे बड़ा गुस्सा आता था जब अपने माँ बाप अपने अधूरे सपने मेरे थ्रू पूरा करना चाहते थे, वो जो चीज नहीं कर पाए, वो चीज नहीं जी पाए, वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पूरे करें। तो मैं कौन होता हूँ उनके ऊपर अपने सपने थोपने वाला? मैं चाहता हूँ ना मेरे मम्मी पापा अच्छी लाइफ जिए, या और अच्छे की भी जो डेफिनेशन है वो मेरी है ना उनके लिए। उनको तो बहुत अलग चीज चाहिए, जिस तरीके से मुझे बहुत अलग चीज चाहिए थी। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि उसको अगर मैं कुछ गाइड कर रहा हूँ, तो एक तो मैं उसका प्रोसेस इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स आते हैं अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके, फिलोसफिकल बात करके, तो उनको समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैंने उनको उस प्रोसेस में इंटरप्ट कर दिया, या बीच में रैंडमली कोई चीज बोल दी, तो उनका जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ब्रेन डेवलपमेंट का, वो कभी होगा ही नहीं। तो एक्चुअली आई एम डूइंग मोर हार्म। अगर मैं ये जो हर चीज में जो आता है ना, चाहिए हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना, मेरा तो रेड फ्लैग सबसे पहले वहीं जागता है। और स्पेशली ये जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ज्ञान बहुत बांटते हैं, या जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये जो होते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, तो ये चाहिए जहां आते ही ना, मेरा तो सबसे पहले रेड फ्लैग खड़ा होता है कि ये तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये चाहिए कहीं नहीं आना चाहिए, ये मेरे को वो लगता है। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी को एडवाइस देके मैं उसकी इंटेलिजेंस को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, या मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा तू ऐसा कर या वैसा कर। अगर कोई आ रहा है तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं कि मेरे साथ ये हुआ। जरूरी नहीं है वो तेरे साथ लागू हो, या तेरे लिए भी वही सॉल्यूशन हो, तुझे भी जंगल लगाने में ही खुशी मिले, या तेरी हेल्थ भी यही चीज करने। तू तेरे जो सवाल है वो सिर्फ तू ही आंसर कर पाएगा, मेरे जो सवाल है वो मैं ही आंसर कर पाऊंगा। किसी ज्ञानी ने बहुत अच्छे से बताया, ये बात समझाई कि आपने जो चाहिए वाली बात कही। हाँ भैया चाहिए तो ठीक है, पहले उस ज्ञान में जग तो जाओ। तो मैं जानता हूं आप उस प्रकार के बिल्कुल नहीं है जिनका ईगो इन्फ्लेट या डिफ्लेट कुछ भी कर सकते हैं, पर आप जो बात करते हैं थोड़े ज्ञान में जग के करते हैं, जिस चीज की भी करते हैं, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी it's an accomplishment which very few people have, or a realization which very few people have. आप बता रहे थे दिल्ली के बारे में, and you know there was in your own mechanism there was a realization कि ये जगह रहने लायक नहीं है, ये एक होल बन गया है, and this is self devastating now. तो आज जो दिल्ली की सिचुएशन है, गवर्नमेंट्स की, पॉलिटिक्स की, ऐसा लगता है दैट इट इज कंप्लीटली अनाथ, कोई मालिक ही नहीं है दिल्ली का। एंड अभी हम तो अभी सुन रहे हैं पेपर में ये जो 4 out of 5 houses have a respiratory kind of a problem, but you are talking probably 7-8 years back when you have faced this situation.
Are you really scared about Delhi's future? You don't see any kind of a hope for that? नहीं, मुझे ये लगता है कि this is all by design. This is not something that is just happening. हमारी जो cities है, इनफैक्ट जयपुर उस रास्ते पे है, जो छोटे शहर है वो दिल्ली बनने के रास्ते पे है, जो गांव है वो शहर बनने के रास्ते पे है. तो हमारा जो ट्रैक है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, अब उसको चाहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बट दिस इज ऑल बाय डिजाइन. हमारी जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, दीज आर एक्चुअली जस्ट द डिजाइन प्रॉब्लम्स. दीज आर जो बहुत इजीली सॉल्व की जा सकती है, लेकिन वो सॉल्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो अब कोई है या जो भी है या जैसे भी उसका कारण है, जो भी है, बट दिस इज ऑल बाय डिजाइन. दीज आर डिजाइन इश्यूज के दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता. अगर आप इसको देखेंगे कि दिल्ली का जो इनफैक्ट जो हमारा सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है, या जो अर्बन लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, वो डिजाइन ही इस तरीके से हो रखा है कि वी गो देयर और वी हेड इन सर्टेन डायरेक्शन. तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीड किया जा रहा है, जहां पे, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है एक तरीके से. अब जैसे कोई वायरस, अब जैसे कोई एक फंगस है, एक ब्रेड के ऊपर एक फंगस लगा है. हाँ, अब क्या होगा कि फंगस एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है, एक पीक पे पहुंचता है, उसके बाद वो फूड मटेरियल जो है वो खत्म हो जाता है, तो फंगस भी खत्म हो जाता है. तो कोई भी स्पीशीज जो है हमारे नेचर के अंदर, इंसान जो है वो आज कीस्टोन स्पीशीज बन चुका है. कीस्टोन स्पीशीज माने ये कि हमारे जो भी बिहेवियर हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो बाकी सारी स्पीशीज को इफेक्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस, उनके सर्वाइवल को वो इफेक्ट करते हैं. इसीलिए तो हम इतने इंपॉर्टेंट हो गए, वरना तो कुछ जरूरत नहीं है. तो हमारे जो शहरों की डिजाइन है वो इस तरीके से है कि हम लोग एक पाइड पाइपर को, आप पाइड पाइपर की स्टोरी है ना, वो एक बीन बजाता है, उसके पीछे सारे चूहे चले जाते हैं. तो अगर हमको इस धरती के ऊपर बैलेंस लाना है तो हमें और शहर चाहिए, ताकि सारे के सारे लोग उस शहरों की तरफ आए, मर जाएं, खत्म हो जाए, तो बाकी दुनिया वो सही हो जाएगी. एंड आइदर इट इज हैपनिंग बाय डिजाइन और आइदर इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर, की हमारा मेंटालिटी इस तरीके की हो रही है, क्योंकि वो धरती को क्या चाहिए, बैलेंस लाना. डिसबैलेंस तो हो गया है, तो अब बैलेंस कैसे आएगा. अब हम आज जो हम बोलते हैं कि आरे के जंगल मत काटो, या इसके जंगल मत काटो, या यहाँ के जंगल और मत काटो, हम जितने लोग रहते हैं, हमारे सारे के सारे घर कहाँ बने हुए हैं, वहां क्या पहले जंगल नहीं था. तो जो अब घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी जंगल कटेंगे. जब आपके लिए कटें, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि क्योंकि अब जंगल बहुत ज्यादा कट चुके हैं, तो अब दिल्ली को बोलते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये मत कटो, वो मत काटो. पर दिल्ली पहले भी तो जंगल ही था. तो जितने घर आज दिल्ली में बने हुए हैं, क्या उनके लिए जंगल नहीं कटे? तो उन लोगों को कैसे छोड़ दिया जाए जो अब घर बनाना चाहते हैं नए जंगल काट के? तो हाउ डू यू, जो ये सोशल इक्वालिटी वाला और ये सारी चीजें, हाउ डू यू डिफाइन दैट? तो ये जो चेकमेट वाली सिचुएशन है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड. ये बैलेंस जो है वो धरती अपने आप कर देगी, लाएगी, हमारा दिमाग घुमा देगी, हम लोग स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, अर्बन सिटीज बनाएंगे, उसमें रह के बीमार होके मर जाएंगे, धरती पे अपना बैलेंस आ जाएगा. मियावाकी फॉरेस्ट के संदर्भ में मियावाकी फॉरेस्ट लग रहे हैं थ्रू द कंट्री. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी इंडिविजुअल्स, वॉलंटियर्स, और सराहनीय काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह. लेकिन आपके बारे में जब मैंने थोड़ा पढ़ा, ए फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मैंने ये जाना कि इसमें द प्राइम थिंग इज कि आइडिया ये होना चाहिए कि हम प्राइमेबल फॉरेस्ट डेवलप करें, नेटिव ट्रीज के ऊपर डेवलप करें. और आज जैसे ही किसी को बोला जाता है मियावाकी फॉरेस्ट लगाना है, अब मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि भाई हमको यहाँ पे 5000 पेड़ लगाने हैं, 2000 पेड़ लगाने हैं, और लो जी 15 दिन में लग जाते हैं वो सारे. तो ये प्राइमेबल फॉरेस्ट डेवलप करना, नेटिव ट्रीज को लेकर आना,
और इसके लिए जो आपने मरुवन में काम किया in terms of studying paintings and going to temples, knowing the folklore, knowing the poetry, और उसमें से सारे चीजें निकाली कि कौन से पेड़ों की बात हो रही है, कौन से पक्षियों की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये क्यों जरूरी है? Why is this important and how does this help in bringing back the balance faster and in a more sustainable manner? मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि मियावाकी फॉरेस्ट के साथ एक्चुअल में इंडिया में हुआ क्यों है, और इतने जो क्रिटिक्स भी आ रहे हैं इकोलॉजिस्ट्स के थ्रू कि मियावाकी फॉरेस्ट एक्चुअली इकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इस तरीके की चीजें हैं, वो हुआ इसलिए क्योंकि जब शुभेंदु ने फॉरेस्ट शुरू किया और मियावाकी फॉरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने 2015 के अंदर हमने जंगल लगाना शुरू किया। फिर हम डॉक्टर जो मियावाकी की टीम से मिले, उन्होंने बोला कि यार तुम सही काम नहीं कर रहे, उसके अंदर ये चेंजेस करो। तो डोंट जस्ट प्लांट एनी ट्रीज, जस्ट सेकेंडरी, पहले हम बुक्स और जो रिसर्चेस हुई है उसको देख के हम लोग बस फॉरेस्ट लगा देते थे। फिर उन्होंने हमें बोला कि नहीं, दिस इज नॉट ऑथेंटिक मियावाकी फॉरेस्ट, अगर आप उसको सही में ढंग से तमीज से लगाना चाहते हैं तो गो टू अ फॉरेस्ट, वहां के आसपास की जो वेजिटेशन है वहां पे जाइए, उन फॉरेस्ट को स्टडी करिए, और समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन वो होती है किसी भी जमीन के टुकड़े में एक पोटेंशियल अपने आप है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पीशीज को उगाने का, और ये जो सेट ऑफ स्पीशीज है इसको कहते हैं पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। इसके अंदर ग्रासेस भी है, इसमें झाड़ियां भी हैं, इसमें बेले भी हैं, इसमें पेड़ भी है, इसमें क्लाइमेक्स फॉरेस्ट भी है, जिस भी वो सक्सेशन स्टेज के अंदर है। हमने फिर वो फॉरेस्ट स्टडी करना शुरू किया। 2015 के अंदर हमने डिसाइड किया कि यार देखो, मियावाकी ने हमसे कोई पैसे तो नहीं लिए ये हमको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान तो हमेशा फ्री है, और अ फॉरेस्ट हैज ऑलवेज बीन विद अ पॉलिसी दैट हमारी जितनी भी रिसर्च होगी, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मी जॉइनिंग अ फॉरेस्ट, कि अ फॉरेस्ट का ये था कि हम जितनी भी रिसर्च करेंगे दैट विल बी ओपन सोर्स, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होगा, दैट विल ऑलवेज बी कॉपी लेफ्ट, हम उसको कॉपी लेफ्ट कहते हैं। तो कॉपी लेफ्ट होगा, कॉपीराइट हम लोग नहीं लेंगे, और ऐसा कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। हम जितनी भी नॉलेज गेन करेंगे हमारी इस जर्नी के थ्रू, हम लोग उसको पब्लिकली शेयर करेंगे। तो जब हमने वो मेथोडोलॉजी, उसके मैनुअल बनाया, उसके स्टेप वाइज गाइड बनाई, उसको शेयर किया, इट बिकेम वायरल। और वायरल भी इन द सेंस इस तरीके से कि लोगों ने क्या किया कि जो स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन है सिर्फ उसको फॉलो किया। उससे पहले का जो हार्ड पार्ट होता है ना, जहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे, हमने ये भी बताया था कि फॉरेस्ट सर्वे कैसे होगा, कैसे करना है, वो सब ने छोड़ दिया। तो जो सबसे इजीली स्पीशीज अवेलेबल थी नर्सरी के अंदर, जो सबसे चीप स्पीशीज अवेलेबल थी, सस्ती, पीपल, नीम, शीशम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमने पूरे इंडिया की फॉरेस्ट नर्सरीज और इनका सर्वे किया है। आप इंडिया के अंदर 2800 से 3000 प्रजातियां हैं सिर्फ पेड़ों की, मैं झाड़ियां, छोटे पेड़, घास, इनकी बात भी नहीं कर रहा। तो जो कॉमनली अवेलेबल स्पीशीज अवेलेबल है इंडिया के अंदर सारी नर्सरीज के अंदर, वो 100 से ज्यादा स्पीशीज ही अवेलेबल नहीं है 3000 में से। तो हम लोग जो पहुंचे हैं वो भी अभी फॉरेस्ट भी जो पहुंचा है वो 400 450 प्रजातियों तक पहुंच पाया। बाकी के तो सीड्स ही अवेलेबल नहीं है, ये और नर्सरी तो आप छोड़ो कि वो जंगल में एग्जिस्ट करते हैं, पर वो अवेलेबल नहीं है। तो लोगों ने ये जो कॉपी कैट मैकेनिज्म जो ओपन सोर्स था, जैसे ही वो ओपन सोर्स हुआ, मियावाकी फॉरेस्ट तो बहुत अच्छे लगे, लोगों का इंटेंशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो पूरा काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो सबसे इजी काम था ना, एग्जीक्यूशन को कॉपी कर दिया। तो एग्जीक्यूशन को आप कॉपी करोगे तो आपको ऐसे ही फॉरेस्ट मिलेंगे। और जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मेथड को, वो डॉक्टर मियावाकी की फिलॉसफी उन्होंने नहीं पढ़ी है, या उनकी किताब एक्चुअल जो है वो किसी ने नहीं पढ़ी है। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो जबकि उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए प्रैक्टिशनर्स को। ये इशू है प्रैक्टिशनर्स का। अभी कोई मेरे पास आया 2 दिन के लिए, वो यहाँ से सीखा, वो जाके उसने खुद का जंगल लगाना शुरू कर दिया, और कुछ भी लगा रहा है, कुछ भी स्पीशीज लगा रहा है जो नॉन नेटिव है या ऑर्नामेंटल स्पीशीज है, यही तो अवेलेबल है इंडिया के अंदर सारी की सारी। तो वो स्पीशीज लगा दे और जाके बोले मैं तो गर्व से सीखा है, तो अब मेरी जिम्मेवारी थोड़ी हो जाएगी कि वो क्या कर रहा है। तो
ओपन सोर्स जब हमने किया तो इसके एडवांटेजेस भी है भाई। हम ये चाहते थे कि ज्ञान जो है वो हम तक लिमिटेड ना रहे, क्योंकि हमको भी किसी ने लिमिटेड नहीं रखा, हमको भी तो मिला ही है कहीं ना कहीं से। ज्ञान के ऊपर और थॉट के ऊपर आपका कॉपीराइट या पेटेंट नहीं हो सकता, तो वो सबके लिए फ्री था। तो जो कॉपी हुए ये फॉरेस्ट, वो इजी रूट्स सबने लिए, सर्वे किसी ने नहीं किया, नर्सरी किसी ने नहीं बनाई, सीड कलेक्शन किसी ने नहीं किए। जो भी नर्सरी के अंदर मिला उस एग्जीक्यूशन स्टेप्स, जो सबसे इजी काम था आखिर के अंदर कि हाँ भाई इसको ये मिक्स करो और ये लगा दो, ये अब उग तो कुछ भी जाएगा ना, मतलब आप घास भी लगा दो तो घास भी उग जाती है। तो मियावाकी फॉरेस्ट तो जो नाम है, अब वो नाम सबके ऊपर मियावाकी फॉरेस्ट लगाते हैं, उसको क्लेम करते हैं और वो बोलते हैं। तो क्रिटिक्स और जो उसको, अगर इंडिया की मियावाकी प्लांटेशंस आप देखोगे बाकी लोगों की, तो क्रिटिक्स का कहना बिल्कुल सही है। हाँ। कि अगर आप राजस्थान जैसे इलाके के अंदर आप पेड़ ही पेड़ लगा दोगे, जो आपको नर्सरी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर 4 या 5 पौधे मिल रहे हैं या 10-12 पौधे मिल रहे हैं, वो आप लगा दोगे, तो एक्चुअली आप इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और स्पेशली जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें तो थोड़ी सी गड़बड़ बहुत सारे डोमिनो इफेक्ट लाके पूरी की पूरी स्पीशीज को कोलैप्स कर सकती है, जो कि बहुत सेंसिटिव और बहुत ध्यान से करने वाला काम है। तो वो चीज होने लगी, ये मतलब डिफरेंस है। तो क्रिटिक्स अगर प्रैक्टिशनर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो डॉक्टर मियावाकी का जो मेथड है, जो फिलॉसफी है, अगर आप उसको पढ़ोगे, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप जिस भी जियोग्राफी में हो, आप वहां जाइए, वहां की पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन का सर्वे करिए, चाहे वो घास है, झाड़ियां हैं, चाहे वो एक पेड़ है। अब हमने लद्दाख में लगाया, वहां सिर्फ एक पेड़ होता है और बाकी सारी की सारी श्रब्स होती है। हमने वहां एक ही पेड़ लगाया, एक ही पेड़ की प्रजाति लगाई, बाकी सारी की सारी ग्रासेस, एफिमेरल्स और ये वाली जो प्रजातियां होती है, तो सिर्फ 2 महीने रहेगी, बाकी टाइम वो मतलब नहीं रहेगी, वो ऊपर जमीन के ऊपर नहीं दिखेगी, सिर्फ उनके बीज रहेंगे। बीज अगले साल जब बारिश होगी वो फिर निकल आएंगे। तो जो भी वहां की पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन है, हम लोग मरुवन में जो काम कर रहे हैं, हम लोग 10% पेड़ लगाते हैं, बाकी सारी की सारी जो है वो झाड़ियां और घास है। 70 से 80% जो है हमारे उस क्लस्टर के अंदर जो है वो झाड़ियां और घास की प्लांटेशंस होती है। तो ये पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मियावाकी के साथ, मेथड के साथ यही हुआ है कि लोगों ने एग्जीक्यूशन स्टेप्स को कॉपी कर लिया, उसको पूरी तरीके से नहीं अपनाया, इसीलिए ये ज्यादा नुकसान क्रिएट कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर। और क्रिटिक्स भी अगर इन प्रैक्टिशनर्स को क्रिटिसाइज कर रहे तो वो सही है, लेकिन अगर वो बिना पढ़े, बिना जाने डॉक्टर मियावाकी की फिलॉसफी और बुक्स और उन्होंने जो एक्चुअल में कहा है वो नहीं पढ़ के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आई वुड से कि आपको भी एक बार पढ़ना चाहिए उनको, एक बार आप जानो तो सही वो कह क्या रहे हैं। आज मरुवन की क्या स्टेटस है? मरुवन आपने मेरे ख्याल से 3 साल पहले काम शुरू किया यहाँ पे। 4 साल, 2018 में। 2018 में 4 साल हो गए। आज मरुवन कहाँ पे आके खड़ा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैड एनविसाज्ड? मरुवन जो हमने शुरू किया था वो इट वाज वेरी मच लाइक अ इंटरनल प्रोजेक्ट। जैसे जब मेरी शुभेंदु सनी से बात हुई तो हमारा फिलोसफिकली भी ना बहुत अलाइनमेंट था इस तरीके की, जिस तरीके की मैं बातें करता हूँ। तो शुभेंदु इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंटर्स जो अपार्ट फ्रॉम जंगल लाइफ किस तरीके से जीनी चाहिए, या मतलब इस तरीके की बातें हम लोग बहुत करते हैं। शहर क्या होता है, कैसे होती है, नीड्स क्या होती है, डिजायर्स क्या होती है, तो ये सारी बातें भी हमारी होती रहती थी। तो मरुवन एक बहुत छोटा इंटरनल प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था कि यार चलो करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब दूसरों के लिए तो जंगल बहुत बना लिया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां पे जंगल को हम खुद एक्सपीरियंस कर सके, रोज हमारे जंगल को बड़ा होते हुए देख सके। लोग जाते थे, जंगल उगाते थे, महीने में एक विजिट कराते थे, ज्यादा खुद नहीं कर पाते तो किसी को भेज देते थे। तो इट वॉज वेरी टेक्निकल, इट वॉज वेरी सुपरफिशियल था। तो हमने जितना सीखा था उतना हम लोग कर पा रहे थे, या जो उतना डेप्थ में हम फॉरेस्ट के नहीं जा पा रहे थे। मरुवन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि हम लोग खुल के फेल हो सके बहुत तमीज से। ये सारी जो फेलियर वाली जो चीज थी ना, तो पहले मैं बड़ा डरता था, मतलब इंजीनियरिंग से पहले वाला जो टाइम था, उसके बाद आई स्टार्टेड लविंग फेलियर्स। और जो उनसे जो मेरे को सीखने को मिल रहा था ना, मैं इतना मतलब ऐसा लगता कि हाँ यहाँ मैं फेल होने वाला हूँ तो मैं और जोर से जाके
धड़ाम करके वहां कूदूंगा बड़े एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि उससे जो चीज मुझे मिलेगी, क्योंकि वो अपमान मान वाला चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो भी बेकार है, मतलब उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं, जो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो इट्स कंप्लीटली मेरे को जो चाहिए वो मैं ले लूं, वो वाली चीज थी। तो वो शुभेंदु और सनी के साथ भी बड़ा अलाइनमेंट होता था कि यार हम लोग एक्सपेरिमेंट तो करें, हम लोग सीख नहीं पा रहे, और जब तक हम अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग 10 पौधे हमारे मर नहीं, हम अगर हमेशा इसी तरीके से चले, रिस्क ना लें कि हमारे 100 में से 90 पौधे हमेशा जिंदा रहे, लेकिन उस चक्कर में हम दूसरा काम करें ही ना जिससे हम और सीख सकते हैं। तो वो जो 50 पौधे मारने हैं, तो उससे डर नहीं होना चाहिए कि वो मर भी जाए तो हमें गिल्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें उसकी वो चीज उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो वो जब अलाइनमेंट हुआ तो बड़ा मजा आया। पर फिर हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट तक स्टक थे कि भैया जमीन है हम फॉरेस्ट बना के दे देंगे, हैबिटेट का क्या? कौन जो इंसान की हैबिटेट है तो मिट्टी के घर भी होने चाहिए, झोपड़ी भी होनी चाहिए, पशु पक्षियों का जो इंटरेक्शन है, सूरज की रोशनी का जो इंटरेक्शन है, शुद्ध हवा का जो इंटरेक्शन है, वो सब उस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेस्ट के अंदर नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें, और मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके का था कि मेरे को मिट्टी के घर भी बनाने आते हैं, चूने के घर भी बनाने आते हैं, तो वो अपने आप एक तरीके से कंपाइल हो गया। मतलब एक जगह आके ऐसी जगह मुझे मिल गई जहां मुझे घर भी बनाने को मिल रहा है, मुझे खुद का खाना उगाने को भी मिल रहा है, मिलेट्स भी उगा रहा हूँ, सब्जी भी उगा रहा हूँ, सीड भी बचा रहा हूँ, जंगल भी लगा रहा हूँ। तो पूरी एक होलिस्टिक जो जगह थी वो मरुवन अपने आप उस तरीके से निकल के आया। और जिस तरीके से पिछले 4 हम तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम लोग इस जमीन के अंदर जंगल लगा लेंगे, हमने तो ऐसा ही सोचा था कि यार चलो करते इतना अपने पास। तो वी टुक आउट सम फंड फ्रॉम अ फॉरेस्ट कि दिस विल बी आवर R&D फंड। अब हमने जब R&D की स्थिति देखी इंडिया के अंदर, तो R&D कौन करता है यार, मतलब सबको पका पकाया चाहिए। तो मरुवन का हमको कोई वैसा खास वो था नहीं। अब मरुवन का हमको जंगल लगाना था, तो पानी बिल्कुल नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले शुरू हुई कि या तो पानी आप बाहर से खरीद के लाओ तो आप जंगल को पिला पाओगे। तो अब पानी तो बाहर से खरीद के कहाँ से लाएं, उतना तो फंड नहीं है। तो या तो आप पेड़ों से शुरू करो या फिर पानी से शुरू करो। तो हमने मरुवन में पानी से शुरू किया। हमने सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। जंगल पहले नहीं आया, सबसे पहले तालाब आए, तालाब और कुएं आए। तालाब और कुएं जब आए, हमने उसको साल भर देखा कि इसमें इतना पानी बनता है, इतना पानी निकल सकता है, रोज का 6 इंच पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसकी कैलकुलेशन हुई, उसके हिसाब से एरिया डिसाइड हुआ। जब हमारे पास पानी सॉर्ट हुआ पहला, उसमें भी हमको पता नहीं था कि वो खारा कितने टाइम रहेगा या नहीं रहेगा, या उस तरीका थोड़ा सपोर्ट हमने टैंकर्स का लिया, पर मेजॉरिटी ऑफ हमने पोर्शन उतना ही लगाया। जब वो फॉरेस्ट पूरा के पूरा हमने लगाया, जो हमने पानी बरसात का बचाया और तालाब बनाया, एक कुएं बनाए, उसके हिसाब से तो धीमे धीमे हमें वहां के ना जमीन के डायनामिक्स समझ आने लगे कि जमीन के ऊपर कैसे पानी ट्रैवल करता है, जमीन के नीचे कैसे पानी ट्रैवल करता है, मॉइस्चर जोन्स कौन से हैं जहां पे किस तरीके की मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा 8 महीने तक रहता है, इस तरीके की मिट्टी में 3 महीने में ही खत्म हो जाता है। तो मॉइस्चर जोन्स डिसाइड हुए पूरे के पूरे। उन मॉइस्चर जोन्स के हिसाब से फिर वापस फॉरेस्ट के सर्वेज हुए, रिसर्च हुए कि अच्छा इस तरीके का मॉइस्चर जोन है, इसमें कौन सी स्पीशीज है, ये थोड़ा लॉन्गर टर्म का मॉइस्चर जोन है, इसमें 8 महीने नमी रहती है, तो यहाँ पे कैसी प्रजातियां उगती है। वो उस तरीके के फॉरेस्ट फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे लगाने शुरू किए। एक बार वो पहला फॉरेस्ट था, उसमें हमारा करीबन 70% सर्वाइवल था, मतलब विच वॉज द लोएस्ट। यूजुअली हमारा 95 अबाउट सर्वाइवल रहता है, क्योंकि हम लोगों के लिए जंगल लगा रहे हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ। पर फिर हमने रीप्लांटेशन के लिए एक क्राउड फंडिंग एक वो किया, मतलब एक छोटा सा फंडिंग कैंपेन किया क्राउड फंडिंग के लिए कि हमारे इतने पौधे लगाए थे, इतने मर गए, अब हमें उसमें रीप्लांटेशन करनी है। तो 80-90 हजार का कुछ वो कैंपेन था। रैंडमली इतना छोटा सा था मरुवन, मतलब 2 साल उसको हुए हैं। उस मरुवन को कैंपेन को पता नहीं जैक डॉर्से जो ट्विटर का उस समय फाउंडर था, उसने पता नहीं कहां से देखा, तो ही पेड ऑल ऑफ इट। मतलब उसने 80,000 पूरे के पूरे हमको दे दिया। फिर हमें लगा यार 10 लाख मांग लेते तो 10 लाख भी दे देता। हमने कैंपेन ही 80,000 का किया
और फिर थोड़ी बहुत और फंडिंग जो दूसरे लोगों ने की है, तो हमने 80,000 की कैंपेन की और हमारे पास 1,20,000 रुपए उस कैंपेन के थ्रू जनरेट हुए। हम बड़े खुश हो, मैं कहा यार अब तो पानी का भी जुगाड़ हो गया, इनकेस अकाल पड़ गया तो हमारे पास टैंकर के भी पैसे आ गए। फिर हमने रिप्लांटेशन की, तो उस फॉरेस्ट से हमें समझ आया कि कौन सी लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए। फिर जंगली सुअर आए, उन्होंने कुछ डैमेज की, नील गाय आई, तो मतलब वो सारी फिर स्टडीज थी किस तरीके से वो हम लोग इकोसिस्टम इवॉल्व होता गया, स्पीशीज और क्लियर होती गई। फिर धीमे धीमे और प्रिसाइज उनको हम लोग करते गए। फिर अभी पिछले 1.5 साल पहले प्रदीप कृष्ण जी आए थे यहाँ पे। तो प्रदीप कृष्ण जी ने फिर हमें कुछ गाइडेंस दी कि अच्छा आप ग्रासेस ये तो सही किया है, नाउ यू स्टार्ट वर्क ऑन ग्रासेस। तो प्रदीप कृष्ण जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, प्रदीप कृष्ण जी के बारे में मैं तो क्या बताऊं, मतलब ही इज लाइक अ लिविंग लेजेंड। और उनसे मैं उनको याद नहीं होगा, पर मैं उनसे उस समय स्वेच्छा के टाइम मिला था। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड, मतलब पहले डांटा और फिर मेरे को गाइड किया। फिर मैं दिल्ली छोड़ के चला गया, और पर वो मेरे साथ जो इंटरेक्शन था वो हमेशा मेरे साथ रह गया। उसके बाद जब हम मरुवन होने लगे, फिर उन्होंने मियावाकी फॉरेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया, जो दूसरे लोग कर रहे थे, किस तरीके से वो पूरा के पूरा इकोसिस्टम तबाह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देन अभी जो उनका जो वन ऑफ द स्टूडेंट है सौमिल डागा, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो भी इंजीनियर था, वो भी भटक रहा था कुछ ढूंढ रहा था, मैं भी भटक रहा था कुछ ढूंढ रहा था। तो वी न्यू समहाउ, एक वो उस नेटवर्क के अंदर थे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मिट्टी के घर, वो जो एक पूरा अनऑफिशियल एक नेटवर्क है इंडिया के अंदर, उसके अंदर हम एक दूसरे को जानते थे। तो मियावाकी फॉरेस्ट की जब बात हुई, मैं फॉरेस्ट के अंदर काम करने लगा। तो फिर जब बात हुई तो सौमिल को पता था हम लोग किस तरीके का काम करते हैं, और हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। हम लोग सीड कलेक्शन हमने काफी ड्राइव्स की है। पंजाब का फॉरेस्ट सर्वे जो था शिवालिक रेंजेस के अंदर, वो मैंने और सौमिल ने साथ में किया था। तो वी न्यू ईच अदर की फिलोसॉफिकली हम लोग अलाइन करते हैं। तो समहाउ, और देन ही बिकेम स्टूडेंट ऑफ प्रदीप कृष्ण जी। प्रदीप कृष्ण जी उस समय राव जोधा डेजर्ट पार्क जो थे वो कर रहे थे। सौमिल जो है डायरेक्टर ऑफ राव जोधा डेजर्ट पार्क। तो वो प्रदीप कृष्ण जी ने अब सौमिल को संभला दिया है वो वाला पूरा काम। सो ही इज टेकिंग द मशाल और द फ्लेम फॉरवर्ड आफ्टर प्रदीप जी। सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ हिम, तो सौमिल इज वन ऑफ देम। तो प्रदीप कृष्ण, एक दिन रैंडमली मेरे पास सौमिल का फोन आया कि प्रदीप जी ना मरुवन विजिट करना चाहते हैं। और उससे पहले एक और चीज हुई थी कि वर्षा जो है शी डज आर्ट। तो राव जोधा डेजर्ट पार्क के अंदर एक बॉटनिकल आर्ट का वर्कशॉप था। सो वर्षा साइंड अप फॉर इट। तो वर्षा गई, वर्षा ने पूरा 8 या 9 दिन का प्रदीप जी के साथ वो पूरा के पूरा वर्कशॉप किया। एंड देन ही बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। मतलब बहुत अच्छी उनसे बात होने लगी। प्रदीप जी ने बोला यार तुम मुझे प्रदीप जी मत बोला करो, प्रदीप बोला करो। और बॉटनिकल आर्ट, फिर मरुवन की भी बात हुई, मरुवन का बताया। तो प्रदीप जी कभी कभी ऐसे छोटा सा ऐसे मजे लेने के लिए कमेंट में कहा ये तो मियावाकी वाले हैं, और मतलब ऐसा ना, तो उस तरीके का। तो पर वो इट वाज अ वेरी हेल्दी इंटरेक्शन। तो उस तरीके से बात होती थी। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सनी, बेस्ड इन दिल्ली, उनकी विजय दशमना जी, जो कि प्रदीप जी के स्टूडेंट है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, उनके साथ बात होती रहती थी। तो हमारे लिए ऐसा था कि यार हमको तो सीखना है। हमारे लिए प्रदीप जी एंड विजय दशमना जी वाज लाइक अ मेंटर, लाइक पीपल वी लुक फॉरवर्ड टू। तो और मियावाकी भी हमारे लिए इट्स लाइक द बेस ऑन विच आवर फिलॉसफी एंड एवरीथिंग इज बेस्ड। तो अगर आप काम ऑथेंटिक करते हो और आप उस तरीके से उस जर्नी में रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक दिन रैंडमली सौमिल का फोन आया कि प्रदीप जी मरुवन आना चाहते हैं। तो मेरे को तो लगा अरे भैया ये क्या, मैं नींद में तो नहीं हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल आ जाओ तुम, मतलब क्या बात कर रहे हो, ये कोई पूछने की बात, तू जब मर्जी हो उठा के और उनको लेके आ जा। तो देन ही प्रदीप जी केम, ही विजिटेड दिस फॉरेस्ट, ही सॉ एक्चुअल वर्क ऑन ग्राउंड जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट थे जिसको हमने अभी वो 2.5 साल हो गए हमने उनको पानी नहीं दिया। दे आर लाइक कंप्लीटली सेल्फ मतलब डिपेंडेंट। तो उन्होंने वो फॉरेस्ट देखे,
तो उन्होंने फिर बताया कि यार तुम पेड़ों की डेंसिटी और कम करो, वर्क विद ग्रासेस। तो उन्होंने बोला ग्रासेस के अंदर क्या काम किया है तुमने? मैं कहा सर ग्रासेस तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, आई एम लाइक वेरी नेसेंट इन ग्रासेस। श्रब्स और ये वाइन्स और ट्रीज के ऊपर मैंने डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर ये थोड़ा बहुत समझा है। तो देन ही गाइडेड अस कि इसको कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ही अंडरस्टूड कि हमारा जो पानी का काम है, जंगल का काम है, वो पूरा के पूरा जब उन्होंने देखा, देन ही सेड, तो उन्होंने हमको कुछ गाइड किया। उन गाइडेंस के बेसिस पे फिर हमने हमारा मेथड जो है वो और इवॉल्व किया, और तरीके थोड़ा सा उसको और किया। सो अभी जो मरुवन का मेथड है, इट्स लाइक अ बेसिस, लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज। और फिर मुझे ये भी समझ आया कि अगर आप फिलोसफिकली ऑथेंटिक हैं अपने आप से, तो फिर नाम कोई भी हो, क्योंकि ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये अपने आप से बहुत सच्चे हैं। जैसे प्रदीप जी हो गए, डॉक्टर मियावाकी हो गए, तो फिलोसफिकली अगर आप उनको पढ़ोगे ना, तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो ये जो प्रैक्टिशनर लोग हैं ना, ये झंडे लेके और वो गड़बड़ कर देते हैं। जॉफ लॉटन के साथ ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेंटर, मैंने उनके साथ कोर्स किया है पर्माकल्चर डिजाइन का। और फिर प्रदीप जी हो गए, फिर डॉक्टर मियावाकी हो गए, फिर सेप होल्जर करके एक रशियन ऑथर है, पर्माकल्चरिस्ट है। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो ये सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफिकली बहुत कुछ अलग है। अगर आप डेप्थ में उनको पढ़ोगे ना, तो ये ऑन ग्राउंड मतलब इस तरीके की कि ये इट्स लाइक अ कॉमन सेंस। और एक्चुअल में जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब्स में आप जाओगे, चाहे अफ्रीका की चले जाओ, चाहे साउथ अमेरिका की चले जाओ, चाहे इंडियन नल्ला मलाई फॉरेस्ट या पुरानी जो थार डेजर्ट इकोसिस्टम की जो है, ये ट्राइब्स भी सेम ही बात कर रही है। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द कॉमन सेंस और लर्निंग फ्रॉम द लैंडस्केप दैट यू आर लिविंग इन। बाकी सब वो डाइवर्ट हो गए, फिर किताबें बन जाती है, फिलोसफिकल बन जाती है, उसके ऊपर नाम लग जाता है, टैग लग जाती है, पर इट्स नॉट मच डिफरेंट। अगर आप पढ़ोगे तो भगवान शिव भी वही बात कर रहे हैं, कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी वही बात कर रहे हैं। उस तरीके की ये पूरा के पूरा सिनेरियो मतलब है। इट्स लाइक बेसिक कॉमन सेंस, नेचर का जो है, नेचर का अलाइनमेंट। आपको नेचर के साथ काम करना है, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना।